हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं और बेटा हम चर्चा वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां छोड़कर गए थे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। ठीक है ना, कि सेबी को एस्टेब्लिश क्यों किया गया। बेटा 1980s में होने वाले बहुत सारे फ्रॉड्स का जिक्र था। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, रिगिंग ऑफ प्राइसेस। तो बेटा मैंने आपको कहा था जिन टॉपिक्स पे मुझे उसमें से डिटेल चर्चा करनी है मैं करा दूंगा। अभी बेटा बस इसको ऐसे ही पढ़ लो जितने भी फ्रॉड्स लिखे हुए। तो बेटा आज कुछ फ्रॉड्स पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और फिर बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू सबसे बड़ा फ्रॉड जो उस टाइम पर कंसीडर होता था बेटा वो यही था, इनसाइडर ट्रेडिंग। बेटा प्लीज सब सामने देखो, भी बोलो नहीं। बाबू सबसे बड़ा फ्रॉड जो कंसीडर होता था वो इनसाइडर ट्रेडिंग ही होता था। अब बेटा ये मुद्दा उठता है कि इनसाइडर क्या चीज है। आकाश एक सेकंड पूछ लो होता है। बाबू मुद्दा उठता है इनसाइडर कौन है। बेटा जितने भी टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स काम करते हैं बेटा, इन सबको हम इनसाइडर्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। बेटा अब मैंने कभी टॉप लेवल का तो जिक्र करा ही नहीं रिवीजन बैच में, आपको आइडिया ही है बेटा, मैंने तो पहले ही चैप्टर ये शुरू किया। बाबू जितने भी तगड़े नाम मूवीज में सुनते हो बेटा बिजनेस पोस्ट के, वो सब टॉप लेवल है। अभी तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। चाहे आप बात कर लो सीईओ, चाहे आप बात कर लो सीएफओ, चाहे आप बात कर लो सीओओ, चाहे आप बात कर लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बात कर लो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जितने भी बेटा ऐसी पोस्ट हैं सब टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं। बेटा इनको बोलते हैं इनसाइडर। बेटा अगर मैं बात करूं इनसाइडर की, तो बेटा ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज हुई। बेटा देखो बिजनेस के टॉप लेवल के पास सबसे पहले हर इंफॉर्मेशन होती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, सबसे पहले। और बेटा अगर वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर शेयर मार्केट में डील करे तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, बहुत हैंडसम। और बेटा ज्यादातर बिजनेस ऐसा ही किया करते थे टिल 1992, जब तक सेबी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, और अंधाधुन पैसा कमाते थे। बेटा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो बेटा बात ये भी हो सकती है कि रिलायंस की आज बोर्ड मीटिंग चल रही है, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट है, सब तगड़े लोग प्रेजेंट है, और बेटा उस मीटिंग में जजमेंट लिया जा रहा है कि रिलायंस अपना एक नया वर्टिकल शुरू कर रहा है नोन एज जियो 4G, ठीक है ना, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंट्री ले रहा है। ये डिस्कशन अभी चल ही रहा है। बेटा एक बात बताओ, ये न्यूज कंपनी के लिए फेवरेबल है और अनफेवरेबल। फेवरेबल, एक नया बिजनेस वर्टिकल ऐड हो रहा है, कमाएगी कंपनी, फेवरेबल न्यूज है। बेटा हर वो न्यूज जो कंपनी के फेवर में होती है वो बेटा कहीं ना कहीं शेयर का दाम बढ़ाती है, और हर वो चीज जो बेटा कंपनी के अगेंस्ट होती है वो शेयर का दाम बेटा गिराती है। अब ये चीज फेवरेबल है, पर बेटा अभी तो बोर्ड मीटिंग में अभी तक पब्लिक को पता नहीं लगा। जैसे ही बेटा ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी बेटा कहीं ना कहीं शेयर के दाम में आग लग जाएगी, कहीं ना कहीं शेयर बहुत ऊपर जाने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, मीटिंग में डिस्कशन चलते चलते या तो खुद शेयर बाय कर लिए या बेटा अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को एक एक मैसेज छोड़ दिया कि शेयर बाय कर लो रिलायंस की। सर ये जो आप कर रहे हो ना, इट इज अ सीरियस क्राइम, इसे ही बेटा हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। बेटा वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई उसके बेसिस पे ना तो ये आप खुद डील कर सकते, ना ही बेटा इनडायरेक्टली अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू डील कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बेटा बात। तो अच्छा अगर आपने डील करा तो क्या होगा, मान लो आज रिलायंस का दाम चल रहा है भाई 100 रुपए का एक शेयर का दाम, और आपने क्या किया बेटा, कई लाख क्वांटिटी खरीद कर रखे थे, ठीक है ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई मुकेश अंबानी जी ने और अनाउंस करना शुरू कर दिया एक के बाद एक चीजों को कि ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ, हम ये करने जा रहे हैं। बेटा शेयर अप होता क्या होता, अगर 2500 पे चला गया आपने सारे शेयर डंप कर दिए, बेच दिए,
तो 300 रुपए पर शेयर कमा लिया, 1 लाख शेयर आपके पास थे, बस और क्या चाहिए, 3 करोड़ एक दिन में आ गए। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये किया करते थे बेटा लोग। और बेटा ये सीरियस क्राइम है आज की तारीख में, इसकी पनिशमेंट लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, जो सेबी ने डिसाइड की। क्लियर हुआ बेटा आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज होती है? यानी कि कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बेटा कोई भी डील नहीं कर सकता, ना खुद ना बेटा अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू। अच्छा एक बात बताओ, मुकेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी, और बाहर बैठे हुए पब्लिक के बहुत सारे मेंबर्स ने भी शेयर खरीदने शुरू कर दिया, और क्या ये क्राइम है? नहीं बेटा ये क्राइम नहीं है, ये इंफॉर्मेशन अब पब्लिक हो चुकी है, पब्लिक होने के बाद खरीदो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन बेटा पब्लिक होने से पहले जो आपको पता थी उसके बेसिस पे डील करा तो वो क्राइम है। क्लियर बेटा? इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड क्लियर हुआ आपको? अकेला शॉर्ट नोट आ जाता है इसके ऊपर 3 नंबर। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं बेटा, क्या बेटा कुछ लोग इसको रिगिंग ऑफ प्राइसेस भी बोलते हैं, प्राइस रिगिंग या रिगिंग ऑफ प्राइसेस। बेटा ये क्या चीज होती है प्राइस रिगिंग? बेटा एक वर्ड है इकोनॉमिक्स का, कार्टेल। आपने कभी सुना बेटा? इंडस्ट्री सभी कंपनीज आपस में मिल जाएं बेटा और सम कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस डिसाइड हो जाए, तो बेटा उसको बोलते हैं कि कंपनीज ने क्या किया, मिलकर कार्टेल बना लिया। तो बेटा प्राइस रिगिंग में ना आप कार्टेल बनाते हो, ठीक है ना, एंड द पर्पस इज इलीगल हियर। सबका पर्पस कॉमन ही है, पर बेटा मैं यहाँ बोल रहा हूँ पर्पस इज इलीगल, पर्पस आपका बहुत खराब है। लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मतलब है। बेटा मान लो एक इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्री, अब टायर इंडस्ट्री में मान लो बेटा इंडिया में 4-5 कंपनियां हैं तो बहुत सारी बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे अपनी बात को लिमिटेड रखेंगे। मान लो एक कंपनी है बहुत अच्छी सी, एक कंपनी स्टोन, एक कंपनी है बेटा गुड एयर, बहुत सारी है यार, ठीक है ना, ज्यादा की बात नहीं करते, मान लो 5 ही, ठीक है जी। और बेटा सबने डिसाइड मार्केट में एट 10 रुपए ना फेस वैल्यू, लेकिन बेचना 10 का नहीं है, ये तो शेयर का सिर्फ एमआरपी है, ये तो सिर्फ फेस वैल्यू है। कि हम इसको प्रीमियम पर बेचें, मेरा ख्याल है आप शेयर के सब अकाउंटिंग कर चुके हैं तो आपको पता है प्रीमियम क्या होता है, ठीक है ना जी। और प्रीमियम डिसाइड हुआ सर यही थी, ठीक है ना, कि 100 रुपए में बेचो शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ओनली 10, दैट मींस एमआरपी ऑफ द शेयर इज ओनली 10, पर हम बेचेंगे 100। वो ऐसा करने से होता क्या है बेटा, सिर्फ पब्लिक डिसीव होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ पब्लिक डिसीव होती है। तो पब्लिक के मेंबर हुआ अपने, तो मैंने एक बात आपके साथ अभी भी शेयर की थी, इन्वेस्टमेंट का एक नियम हमेशा ध्यान रखो, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो बेटा पब्लिक के एंगल से बता देता हूँ, पब्लिक को शेयर खरीदना है, अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखने हैं, वो बहुत सारे शेयर खरीद रहा है, तो बेटा ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, हर इंडस्ट्री से शेयर खरीदती है, हम भी यही करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के 2 शेयर पोर्टफोलियो में होंगे, टायर इंडस्ट्री के होंगे कुछ पोर्टफोलियो में, कुछ होटल इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना बेटा, कुछ मिसलेनियस इंडस्ट्रीज में से होंगे, कुछ स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होंगी, सबका रखते हैं, हम भी शेयर रखते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाने का तरीका होता है। अब बेटा एक बात सोचो, आप पब्लिक के मेंबर हो, आपको टायर इंडस्ट्री का एक शेयर खरीदना है, किसी का खरीदना होता ही ना, किराने भी 100 का 10 की चीज 100 में, तो ये प्रैक्टिस चलती थी, चाहे आप इसको बोलो अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, ये अनऑफिशियल प्रीमियम ही तो चार्ज कर, ठीक है ना, नया चला रहे हो अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, चाहे बेटा आप इसको बोलो प्राइस रिगिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी बात है, ठीक है ना। प्राइस रिगिंग का वैसे बेसिकली मतलब होता है बेटा शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना,
क्या होता है बेटा? शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना। बेटा अनऑफिशियल प्रीमियम के अलावा भी एक तरीका होता है शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट करने का, मैं वो भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन एक बात उससे पहले बोल देता हूं, सर जब आप अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, आपको बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है यार प्रीमियम पे दिया है, लो जी अच्छा शेयर प्रीमियम पे इशू करना है, फटाफट से अकाउंटिंग कर देते हो। सर ठीक है आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बता देता हूँ। इतना आसान नहीं होता बेटा प्रीमियम पे शेयर को इशू करना, और इतनी आसानी से सेबी की परमिशन भी नहीं मिलती, इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती बेटा, किसी भी मुगालते में मत रहना, ठीक है ना। वहां तो ठीक है अकाउंटिंग कर रही है, क्वेश्चन ने कहा कर दी, पर बेटा इतना आसान नहीं होता, परमिशंस लेनी पड़ती हैं सेबी की। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही बात? बाबू अब मैंने क्या बोला, प्राइस रेकिंग का मतलब था शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना। अब एक तरीका तो बेटा आपने ये इस्तेमाल करा शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट करने का, गलत तरीका, प्रीमियम चार्ज करा बेफालतू का, ठीक है ना। उस टाइम को तो कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, तो किससे परमिशन भी नहीं लेनी होती थी, चलो जी बस चल रही है अपनी मर्जी चल रही है। अब आपको दूसरा क्या तरीका होता है बेटा? दूसरा तरीका होता है मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देना पब्लिक मीडिया को। मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मीडिया बुला ली, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, बड़ी कंपनी है, मीडिया पहुंच गई भाई साहब, बढ़िया न्यूज मिलेगी यार उन्हें ब्रेकिंग, और भाई साहब आपने अनाउंसमेंट कर दी कि मेरी कंपनी 4 वर्टिकल लॉन्च कर रही है, हम टेक्सटाइल में भी जा रहे हैं, हम स्टील में भी जा रहे हैं, इसका भी प्रोडक्शन करेंगे, उसका भी करेंगे, स्टेटमेंट दे दी ऐसे ही, जबकि ऐसा कुछ करना नहीं था, आपने बस बोल दिया। जैसे ही आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी, क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव न्यूज, पब्लिक तो हो गई पागल, अच्छा कंपनी इतना एक्सपेंशन करने जा रही है, पब्लिक ने शेयर खरीदने शुरू करे, मार्केट में इतनी डिमांड बनी कि बेटा सप्लाई थी नहीं, शेयर का प्राइस भागता चला गया, और देखा 6 महीने तक भी कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया कंपनी ने, 6 महीने भी बीत गए, साल भी बीत गया, कुछ नहीं हुआ, बस स्टेटमेंट स्टेटमेंट दी, हवा हवा बनाई। बेटा अगर ऐसी हवा आप बनाओगे तो शेयर का प्राइस आर्टिफिशियली तो इन्फ्लेट कर रहा है, एक्चुअली में तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो बेटा इट इज ऑल्सो अ सीरियस क्राइम नाउअडेज, ठीक है ना। और इन दोनों की सजा एक है बेटा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप मीडिया को, ठीक है ना, या पब्लिक को बेटा धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकते। सर देखो सेबी के एस्टेब्लिशमेंट का ना सबसे पहला और सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि बेटा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, इन्वेस्टर के पैसे बचे, क्योंकि उसके साथ जितने फ्रॉड हुए हैं सर कहीं नहीं हुए, ब्रोकर धोखे देने वाले मिले, अंडरराइटर धोखे देने वाले मिले, कंपनी फरार होने वाली मिली है, सर उसका पैसा बहुत गया, और पैसा अगर बेटा जनरल पब्लिक का मारा जाता है तो बेटा सरकार के ऊपर से भी कॉन्फिडेंस खत्म होता है। क्लियर है ना बेटा ये मुद्दा? समझ में आए बेटा दोनों फ्रॉड्स क्या क्या है? ठीक है जी। अगर कभी प्राइस रेगिंग लिखने को आए तो बेटा उसमें दोनों बातें लिखना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। प्राइस रेगिंग का मतलब ही क्या है? शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना, उसकी 2 कैटेगरी कर लो, एक अनऑफिशियल प्रीमियम न्यू इशू कर लो, और एक बेटा मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स कर लो, दोनों बातें एक्सप्लेन करो और अच्छा लगेगा टीचर को। क्लियर है बेटा बात? बढ़ जाए आगे बाबू। अब ना एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, आप देखो शायद पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी होगा बेटा, ठीक है ना। रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी तुरंत बाद एक टॉपिक है, ठीक है ना बेटा, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, ठीक है जी। बाबू मेरी तरफ देखना, ये टॉपिक अपना टाइम लेगा, दिखने में बहुत जरा सा लग सकता है, पर बाबू बहुत तगड़ा है ये टॉपिक। बाबू टॉपिक है बेटा सेबी को बनाने का पर्पस क्या था। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में इन्वॉल्व्ड पर्सन जनरली 3 है। अगर आप शेयर मार्केट की बात करो तो बेटा मार्केट में इन्वॉल्व पर्सन जनरली सिर्फ 3 है। एक बेटा इन्वेस्टर्स, आप और हम जैसे लोग जो अपनी बेटा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, बेटा एक आप कह लो इशूअर्स, यानी कि बेटा कंपनीज जो बेटा जिनके शेयर मार्केट में बेचे जा रहे हैं, और बेटा तीसरे पर्सन है इंटरमीडियरीज, यानी कि बेटा ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। सर ये 3 इन्वॉल्व पर्सन है सबसे ज्यादा मार्केट में, ठीक है ना। बाबू कहते हैं सेबी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेबी ने इन तीनों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, ठीक है ना जी। पर बेटा जो दुनिया को दिखाई नहीं देता, मैं आपको वो एंगल दिखाना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा किया वो इसके लिए किया। देखो दुनिया को क्या लगता है कि बेटा सरकार ने जैसे सेबी को प्रेजेंट किया है, वैसे दुनिया को हमेशा लगता है कि सेबी इसके लिए बना है,
मुझे अलग ही एंगल दिखता है। मुझे लगता है सेबी ने सब कुछ इनके लिए किया, या उसके बाद अगर कहूं तो इनके लिए किया। सबसे आखिरी में दिखता है मुझे तो ये चीज। देखो, सरकार ने जो एंगल दिखाया कि हमने सेबी को एस्टेब्लिश क्यों किया, हमने तो इसलिए किया कि इसका पैसा प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का कौन सा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। हम तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते थे इन्वेस्टर का। सर सेबी ने ठीक है इसके लिए ये किया, नो डाउट किया, पर आप बेटा ये दोनों एंगल भूल जाते हो जो इनके लिए किया। ठीक है ना जी, लोग उत्तर सामने देखते हैं बेटा, और मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया। ईश्वर कौन है? कंपनीज। अब आपको लगता होगा यार क्या यार कंपनी के लिए क्या किया? बेटा अगर आप सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सेबी ने बहुत कुछ किया ईश्वर के लिए। बेटा इतनी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मार्केट बना दी जहां हम घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं, जहां हम घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। आपको पता है बेटा पहले कंप्लेन का क्या सिस्टम होता था? जान निकल जाएगी, कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन करने में और उसको रिजॉल्व कराने में सालों बीत जाते थे। सर कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। आज की तारीख में हम आंखों देखे बेटा शेयर का प्राइस 1 मिनट में अपनी स्क्रीन पर देखते हैं और बाय करते हैं। पुराना जमाना तो सोचो, स्कैम 1992 देख लो, आइडिया हो जाएगा। सर शेयर कैसे बाय होते थे, सेल होते थे? रिंग बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, याद है ना बेटा? जैसे रिंग में बॉक्सर लड़ते हैं बेटा, तो एक रिंग होता था जहां ब्रोकर खड़े होते थे। भाई मैंने अगर ब्रोकर को एक कॉल भी करी है 1995 में कि भाई मेरे हिसाब से इतने शेयर बाय कर दे, मैंने पूछा कितने का दाम चल रहा है हमारे आपके शेयर का, मान लो भाई मार्केट में चल ही रहा हो 100, उन्होंने कहा जी 120। मुझे क्या पता 120 चल रहा है कि नहीं चल रहा। सर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करी किसने करी? ये सेबी ने करवाई है। तो सर इतनी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मार्केट बनाकर किसने दी? सेबी ने बनाकर दी बेटा, क्योंकि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, इतना मतलब इतनी प्रोटेक्टिव हो चुकी है मार्केट कि बेटा धोखे का डर नहीं है इन्वेस्टर को। आज की तारीख में बेटा अगर किसी ईश्वर को एक दिन में 1000 करोड़ भी चाहिए होता है ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली देखता है मार्केट की तरफ, बस 1000 करोड़ ये तो ऐसे मिल जाएंगे मुझे। 1000 करोड़ रुपए चाहिए एक दिन में, तब भी बेटा पता क्या बोलता है ईश्वर? एक दिन में मिलेंगे 1000 करोड़ क्या होते हैं मार्केट के लिए? और सर सच में कुछ नहीं होते। ईश्वर के लिए ये हुआ। LIC को पता कितने पैसे मिले हैं? LIC का IPO आया था, पता कितने रुपए का था? 32,000 करोड़। कितने दिन में इकट्ठे हो गए थे? 3 दिन में 32,000 करोड़। सर अगर आप ये कहो कि ईश्वर के लिए कुछ नहीं गया तो आपको फिर कुछ पता ही नहीं है। सर दे सकती है दुनिया की कोई चीज तुम्हें 3 दिन में 32,000 करोड़? अगर ये मार्केट इतनी सेफ ना होती, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ना होता, इतनी कॉम्पिटिटिव ना होती, सर कोई खरीदता शेयर? अगर मार्केट इतनी प्रोटेक्टिव ना बनी होती, आप इन्वेस्ट करते किसी कंपनी में? मैंने आपको इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया कहानी बताई थी, अगर पिछली बार याद आ रहा हो। हमारे बेटा कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है ना, सबने सुना उनके बारे में। अब वो नागपुर से MP है वो, ठीक है ना। नागपुर एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के मतलब अंडर आई, वो 100 नेम के अंडर आई। तो बेटा जब स्मार्ट सिटी बनती है ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपनीज बनाई जाती हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, ठीक है ना। मैंने सहारनपुर के भी एंगल से बात बताई थी आपको। बेटा जब भी कोई स्मार्ट सिटी बनती है ना बेटा, हमेशा पहले उसको कंपनी की फॉर्म में बनाया जाता है। कंपनी का CEO कौन बनता है बेटा? जो बेटा शहर का नगर आयुक्त होता है। जो नगर आयुक्त आता है बेटा, IAS ऑफिसर है नगर आयुक्त भी, उसे CEO बनाया जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डालती रहती है, नगर आयुक्त बेटा अपनी अपनी जो भी उनकी प्लानिंग है डेवलपमेंट की बेटा उसमें खर्चते जाते हैं। ऑडिट भी होता है अकाउंट्स का प्रॉपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट जाती है, सब कुछ ऐसे होता है, ठीक है बेटा। नागपुर स्मार्ट सिटी को ना एक बार पैसों की जरूरत थी, मतलब ये इसी प्रोजेक्ट में कि वो डेवलप कर रहे थे, ठीक है जी। और वो चाह रहे थे बेटा कि मार्केट में शेयर भी इशू किए जाए, ठीक है। तो बाबू कार में नगर आयुक्त ऑफ नागपुर और नितिन गडकरी जी जा रहे थे, ठीक है। और बेटा 9:30 बजे उनको BSC पर, ठीक है ना, नहीं 10 बजे उनको BSC पर एक बेल रिंग करके अपने बेटा शेयर की बिक्री शुरू करनी थी।
और उनको कुछ जरूरत थी बेटा ऐसे ही 500-700 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। 10 बजे बेल रिंग करनी थी और तब ट्रेडिंग शुरू होनी थी, उनको सिर्फ 500-700 करोड़ रुपए की जरूरत थी, ठीक है जी। और बेटा 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है। तो नितिन गडकरी जी ने पब्लिक में शेयर किया हुआ वीडियो पब्लिक डोमेन में, कह रहे हम रास्ते में थे तो ना वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था नगर आयुक्त, ठीक है ना। तो उसने अपना सुबह हॉरोस्कोप पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ नेगेटिव बात होंगी, तो उसने नितिन गडकरी जी को मना किया कि आज कैंसिल कर देते हैं, कल शुरू कर लेंगे, कल बेच लेंगे, आज रहने दो। तो नितिन गडकरी नहीं नहीं चल पड़े हैं, तो आज ही करेंगे सारा काम, आज ही निपटाएं। तो 9:15 मार्केट खुलती है, मार्केट है ना रेड जोन, मार्केट और नीचे खुल रही थी 100-150 पॉइंट। मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने आज हॉरोस्कोप पढ़ा, आज का दिन ठीक नहीं है हमारे लिए, छोड़ो रहने देते। नितिन गडकरी ने नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो। सर 10 बजे उन्होंने बेल रिंग करी, ट्रेडिंग शुरू हुई, 10:01 पे सारे शेयर बिक चुके थे, 10:01 पे। सर दिस इज द पावर ऑफ मार्केट। कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है इस चीज को? 1 मिनट में 500-700 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ कंपनी में दम होना चाहिए। सर आप ईश्वर के एंगल से सोचो ना, कि ईश्वर के लिए कुछ नहीं हुआ। सर जब आपको 500-700 करोड़ चाहिए और आपको 1 मिनट में मिले, सर और क्या करोगे? और क्या तुम्हारी बच्चे की जान दोगे? और क्या करे बेटा आपके लिए सेविंग? इससे बढ़िया क्या मार्केट होगी? सर यही सोचो, कंपनी को लोन लेना हो ना तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, इसके कंपैरिजन में सोचूं मैं। सर लोन लेने में ना लगा दो कि 15 दिन 20 दिन महीना भी लग जाएगा बेटा, और सोचो बेटा एक दिन में 500-700 करोड़ मिलते हो, एक मिनट में मिलते हो, तो कहाँ 15 दिन और कहाँ 1 मिनट, कोई कंपैरिजन है? समझ में आई बेटा बात की क्या किया ईश्वर के लिए? इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मार्केट बना कर दी है, ठीक है जी। अब सर मुद्दा उठता है इंटरमीडिएरीज के लिए क्या किया, ब्रोकर्स के लिए क्या किया, ठीक है ना। सर जो एंगल पेश किया जाता है, ठीक है ना, आपको मतलब मैं जैसे भी मैं भी पढ़ाता हूँ तो आपको यही लगता होगा यार इनके तो लिए कुछ नहीं हुआ होगा, इनके तो खिलाफ ही हुआ होगा, इनके इस खिलाफ तो सिर्फ एक्शन ही हुए होंगे और कुछ नहीं हुआ होगा। क्या किया होगा सेबी ने इनके लिए ऐसा? सर देखो बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ, सेबी जिस दिन एस्टैब्लिश हुआ, सर रिंग बेस्ड ट्रेडिंग चलती थी, ठीक है ना जी। और बेटा उसके बाद सर आप किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता वो ब्रोकर है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं लिखा होता ना, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि वो ब्रोकर है कि नहीं। और बेटा वो घर घर जाके पैसे मांग रहा है कि मैं मार्केट में ब्रोकर हूं, मैं शेयर खरीद कर देता हूं, तो आप क्या करते थे बेटा? विश्वास करते थे, पैसे दिया करते थे। और बेटा वो ब्रोकर ना भी हो तो कितने कितने पैसे खत्म हो जाते थे लोगों के, इतने पैसे खत्म हुए, इतने फर्जी ब्रोकर आए मार्केट में, कोई गिनती नहीं। तो बेटा सेबी ने अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबसे पहला काम जो किया वो ब्रोकर को रजिस्टर्ड करने का किया। सेबी ने कहा मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, जो आप हर जगह मेंशन करोगे तब आप ब्रोकर कहलाओगे, ठीक है जी। और फिर बेटा जैसे ही ऑनलाइन बेस्ड ट्रेडिंग आई, जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद सेबी ने उनको यूजर आईडी पासवर्ड दिए, किसी यूजर आईडी इसी पासवर्ड से ट्रांजैक्शन डलेगी और नहीं डल सकती, यानी कि जितने फर्जी ब्रोकर थे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए मार्केट से। जब यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं मिला तो खत्म तो ही जाना, कुछ कर थोड़ी सकते हैं फिर वो। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, मैं इसको एक 2-3 मिनट के लिए बेटा टॉपिक को अलग एंगल दे रहा हूं, फिर लिंक करूंगा बात बेटा। अच्छा एक बात बताओ, कॉमर्स साइड में कितने सारे प्रोफेशनल हैं आज की तारीख में? अगर आप कॉमर्स साइड में हो तो लॉयर एक प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर आप एमबीए कर लेते हो सर आप भी एक प्रोफेशनल बन जाते हो कहीं ना कहीं बेटा। सीए, सीडब्ल्यू है, सीएस करने वाले बहुत लोग हैं सर। अच्छा रिटर्न्स कौन कौन भर सकता है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात हो तो कौन भर सकता है? सर कोई भी भर सकता है, ये आपका बहुत बड़ा मुकाबला है। आप 12th कर लो, आपको थोड़ी सी इनकम टैक्स की समझ हो तो सर अभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो, किसी लॉ में नहीं लिखा कि सीए से भरवा, कोई भी भर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न। 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, लॉयर, एमबीए, जो मर्जी हो आप सब भर सकते हैं, ठीक है ना जी। ऑडिट कौन कर सकता है? सर ऑडिट सिर्फ एक इंसान कर सकता है इन सब में से, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है,
लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स ऑडिट की बात करूं, टैक्स ऑडिट की बात करूं, वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड होता है और कोई नहीं कर सकता, जितने मर्जी प्रोफेशनल हो पूरी कॉमर्स साइड। अब बेटा कोई मुझसे ये पूछे कि आईसीआई ने आपके लिए क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए के लिए क्या किया, तो सर मैं तो ये कहूंगा कि ये तो भगवान के बराबर है। भाई भगवान का काम है रोटी देना, इसने आपको ऐसी पावर दिलवा कर दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कोई और ऑडिट ही नहीं कर सकता, ऑडिट सिर्फ आप कर सकते हो। आपको पता है कितने प्रोफेशनल हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ऑल ओवर इंडिया? सर प्रैक्टिस में सिर्फ 2 लाख होंगे, 2 लाख से भी कम। ठीक है ना, जना खना मेरे को बताता है कि ये भी सीए कर रहा है, वो भी सीए कर रहा है, वो भी कर रहा है, और मैं हमेशा पूछता हूँ ये ना बताओ कितने कर रहे हैं, बन कितने रहे हैं, बात ये है। एक स्टैट बोलता है बेटा कि जितने लोग एक साल में इंजीनियर बनते हैं ना, उससे ज्यादा लोग सीए शुरू करके छोड़ देते हैं एक ही साल में। समझ में आ रही है बेटा बात? कर कौन रहा है मुद्दा ये नहीं है, बन कितने रहे बात ये है। सिर्फ 2 लाख है, पता कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। कैसे वैल्यू नहीं बनेगी आपकी, पहले तो थोड़ा आइडिया ये लो। दूसरी बात बेटा, मान लो मुझसे किसी ने एक ऑडिट कराया, ठीक है जी, और बेटा अगले साल किसी और सीए पे चला गया ऑडिट कराने, मेरी फी नहीं थी, मुझसे ऑडिट कराया, मैंने ऑडिट कर दिया, साइन कर दिया, अभी देता हूँ फीस, अभी देता हूँ, मैंने कहा ठीक है, और फीस नहीं आई, पूरा साल बीत गया। और उसने सोचा चलो जी अब अगले सीए पे चलते हैं, तब चला गया अगले सीए पे। आपको बता देता हूँ, अगर किसी का मैंने ऑडिट कर दिया है और अगले साल कहीं और ऑडिट कराने पहुंच गया है, तो उस सीए के ऊपर एक रिक्वायरमेंट आती है। हमारे इंस्टीट्यूट इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। वो ऑडिट को हाथ भी नहीं लगा सकता, शुरू भी नहीं कर सकता, पहले उसको मुझे एनओसी भेजनी पड़ेगी। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसने मुझे एनओसी भेजी थ्रू ईमेल और लेटर के थ्रू, जैसे भी, या बाय फेस ही प्रेजेंट हो गया मेरे ऑफिस में, ये क्लाइंट है मेरे पास, ऑडिट करना चाहता हूं मैं, क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूं? तो मैंने लिख दिया स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, माय फीस इज स्टिल पेंडिंग। सर कहीं घूम ले पूरी इंडिया में, कोई ऑडिट को हाथ नहीं लगाएगा उसके, पहले मेरी फीस आएगी तो उसका ऑडिट होगा, वरना होगा नहीं, क्योंकि मैं एनओसी नहीं क्लियर करूंगा, मैं ऑब्जेक्शन लगाता ही रहूंगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो क्या बेटा सीए की फीस मारी जा सकती है ऑडिट की? वो भी नहीं मारी जा सकती। काम भी हमारे पास ये ऑडिट का, और फीस भी किसी की नहीं मरने वाली है। समझ में आ रही है बात? और अगर कोई मुझसे पूछे कि आईसीआई ने क्या किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ना कि क्या किया है। समझ में आ रहा क्या किया है मेरे लिए? ठीक है ना सर, मेरी किसी भाई से कराएगा ना ऑडिट, 140 करोड़ लोगों को, मुझसे नहीं कराओगे ना, करो किसी और कराओगे, कैसे ही तो कराओगे, 2 ही तो लाख हैं, उससे नहीं कराओगे, किससे कराओगे? तीसरा करेगा तो यही ना। तो सर कमाई तो इनडायरेक्टली सबको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ। समझ में आ रही है बेटा बात? कमाई तो हमें ही मिलने वाली है ना इस चीज की। अब बेटा ब्रोकर ये पूछे सेबी ने मेरे लिए क्या किया है, तो भाई ब्रोकर ही गधे हैं, क्या किया भाई? तुम गिनती के 5 लाख हो और दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, शेयर खरीदना है तो तेरे अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या भाई? सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदना बेचना है, सर ब्रोकर के थ्रू ही तो जाओगे, एक के थ्रू नहीं जाओगे, दूसरे के थ्रू नहीं जाओगे, तीसरे के थ्रू। अरे गिनती के 5 लाख हो तुम, 700 करोड़ लोग हैं, सर किसी की तो कमाई तुम्हारे में से ही होने वाली है। एंगल समझ में आ रहा है? जो मैंने सीए का एंगल दिया और जब ये एंगल दे रहा हूं, तो सर ब्रोकर ये पूछते नहीं है, ब्रोकर बहुत खुश है कि हम गिनती में इतने कम है, पैसा तो हमने ही कमाना है अल्टीमेटली, और सर बहुत ठीक ठाक कमाई हो जाती है। ठीक है ना? किसी किसी दिन मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूं, बहुत छोटा, मेरी ही ब्रोकरेज बैठी होती है 5-5, 600, सिर्फ मेरी। मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूं, मेरी ब्रोकरेज अगर 500-600 बैठी हो। अगर आप खुद आइडिया लो, ऐसे एक ब्रोकर के पास सिर्फ 100 क्लाइंट हो, ज्यादा धबड़ धबड़ करने की जरूरत भी नहीं है, सर 50,000 रुपए रोज बैठते हैं, 50,000 रुपए रोज। 20 दिन में मार्केट में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ 10 लाख रुपए बैठते हैं, 1 करोड़ 20 लाख। अगर इंडिया में आप इतना कमा रहे हो ना, तो आप बेटा शुरू के 15-20% की पॉपुलेशन में आ रहे होंगे, अगर साल का 1 करोड़ 20 लाख कमा रहे हो। आइडिया ले लो। मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूं और 500 रुपए दिन की ब्रोकरेज लगभग एवरेजली मेरी बनती है।
और आपको क्या लगता है एक ब्रोकर का सिर्फ 100 क्लाइंट होंगे? सिर्फ 100? कितने कितने लाख क्लाइंट लेकर बैठे हुए हैं ब्रोकर आज की तारीख में। क्लियर हो बेटा मैं इस बात को लेकर कि क्या क्या हुआ, किस किस के लिए हुआ? बढ़ना है आगे बेटा। एक सेबी का अब आगे बढ़ो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव अभी लेफ्ट करो बाबू। एक टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ सेबी, और आपको दिखाई देंगे बेटा 3 तरीके के फंक्शंस: रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, दिखाई दे रहे होंगे बेटा। अब अगले 2 लेक्चर का चैप्टर बचता है, ठीक है ना। फिर बाबू पहले हम एक ओरल टेस्ट लेंगे, फिर हम केस स्टडीज करेंगे, फिर बेटा हमें 2-3 सैंपल पेपर जो हमने लगाए वहां से करेंगे, फिर एक रिटर्न टेस्ट लेंगे तगड़ा सा। ठीक है जी, ऐसे ही चलेगा चैप्टर का सीक्वेंस बाबू। जब ये फंक्शंस आते हैं 3, तो मैं आपको बता देता हूं यहां से ना आना लगभग तय माना जाता है। यहां से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे कोई भी फंक्शन आए, ज्यादातर चांसेस रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन के होते हैं। और बेटा पेपर में एक लाइन आती है, ठीक है ना बेटा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, लाइन है सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, कमेंट 6 मार्क। क्या लिखा हुआ है बेटा? सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। वॉच डॉग का मतलब समझते हो? पूरी रखवाली करता है बेटा, रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। यानी कि बेटा जैसे ही ये पेपर में आए स्टेटमेंट, तो शुरू हो जाना कि आप टोटली एग्री कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ, और मुझे यहां पर चाहिए 3 रेगुलेटरी फंक्शन और 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन। 5 में आए तो देख लेना, 3 एक में से लिख देना, 2 एक में से लिख देना, 4 में आए तो दोनों के 2-2 फंक्शन लिख देना। ठीक है जी, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। रेगुलेटरी में 7 फंक्शन है बेटा, प्रोटेक्टिव में 4 है। ठीक है जी, 6 से ज्यादा का आएगा नहीं, पता ही है आपको। क्लियर है बेटा? स्टेटमेंट क्लियर है? ये पता है क्या लिखना है? चलो जी बेटा रेगुलेटरी फंक्शन शुरू करते हैं, एक आध पढ़ते हैं फिर देखेंगे बाबू। पहला रेगुलेटरी फंक्शन क्या है मैं भी बताकर हटाऊं वैसे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर सब ब्रोकर। बेटा ये हेडिंग्स मेरी बनाई हुई है, इसमें चेंज पॉसिबल है अगर करने का मूड हो तो। सिर्फ एनसीईआरटी देखोगे तो बेटा ये एक लाइन है, ये 7 लाइन है। वहां पर मैंने हेडिंग बना दी ताकि टीचर को पता लगे कि हम कुछ लिखते रहे। बेटा सेबी का सबसे पहला काम ही क्या है? सबसे पहले रेगुलेशन वो लगाता है कैसे? इधर देखो, मार्केट में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर रेगुलेशन लगाई हुई है, तभी रेगुलेटरी फंक्शन में लिखे गए। सबके ऊपर रेगुलेशन है, कोई ना कोई। ब्रोकर इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी है, इशूअर के ऊपर भी है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी है, बैंकर्स के ऊपर भी है, सबके ऊपर है रेगुलेशन। कोई ना भाग पाए किसी भी तरीके, सबको फंसाया हुआ सभी। तो सर सबसे पहली रेगुलेशन लगाई किसके ऊपर थी? ब्रोकर और सब ब्रोकर के ऊपर। कैसे लगाई थी बेटा? उनको रजिस्टर्ड करके, साथ ही साथ उनसे सिक्योरिटी अमाउंट रखवा के। सर याद है सिक्योरिटी अमाउंट की बात बीच में कभी हुई थी? कैसे बन सकते हैं इंडिया में ब्रोकर? 10th क्लास सेबी का एक एग्जाम पास करो, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो भी सेबी बताएगा रिक्वायर्ड फील्ड में, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के लिए, और बेटा 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी अमाउंट। तो सर ब्रोकर रजिस्टर्ड कब होते हो? जब ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हो। तो सेबी ने यही किया था सबसे पहला काम, ब्रोकर सब ब्रोकर को रजिस्टर्ड करा अपने पास, यूजर आईडी पासवर्ड अपने से दिया, और बेटा 1 करोड़ सिक्योरिटी अमाउंट रखवाई हुई है। बात कौन भागता है? फंसा लिया? छोड़ा तो नहीं ना ब्रोकर्स को? फंसे हुए हैं बेटा, एक एक बंदा फंसा हुआ है, पूरी मार्केट में सबके ऊपर रेगुलेशन है। ठीक है जी, सेकेंड हेडिंग क्या लिखी हुई है? नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लो जी पुत्र सामने देखो बेटा, कहता है सेबी टाइम टू टाइम नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करता रहता है। और वैसे आपको बता देता हूं ये नोटिफाई कहां होते हैं? ये नोटिफाई होते हैं ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है ना सर? आपको लग रहा होगा कि यार ये टाइम टू टाइम नए नए रूल्स रेगुलेशन मॉडिफाई करने की क्या जरूरत है? सर देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। जब प्रैक्टिसेस बदलती है ना, तो बेटा उन प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, बेटा इंप्लीमेंट करने के लिए आपको नए नए रूल्स की जरूरत होती है। जब सेबी आया तो पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, यहाँ बेटा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होते थे। तो समझो ना बेटा, उस टाइम पर वैसे रूल्स रेगुलेशन बने होंगे। जब बेटा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई, जब डीमैटेरियलाइजेशन की बात आ गई, डीमैट अकाउंट की बात आ गई, आपको नहीं लगा कि रूल चेंज करने की जरूरत पड़ी होगी सेबी को? चलो एनवायरमेंट बदल रहा है
तो बेटा उस एनवायरमेंट में अगर आपको काम कराना है तो बेटा रूल तो बदलने पड़ेंगे ना। तो बेटा कहता है सेबी नए नए रूल्स रेगुलेशन लाता रहता है, नोटिफाई करता रहता है। सर T+2 डे पे से लेकर आप T+1 डे पर आ गए, रूल्स की जरूरत नहीं पड़ी होगी। समझ में आ रहा है क्या जरूरत है नए नए रूल्स रेगुलेशन लाने की? क्लियर है बेटा बात? आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।